मुंबई की वो रात, माया नगरी के चकाचौंध के पीछे छिपा एक ऐसा काला सच जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। सिर्फ एक पल का जुनून, सिर्फ एक फोन कॉल पर आया शक, क्या ये काफी था कि एक नेवी ऑफिसर अपना सारा अनुशासन भूलकर कातिल बन जाए? ये एक प्रेम कहानी का अंत नहीं था, ये था क्रूरता का वो अध्याय जहां एक उभरते प्रोड्यूसर की जिंदगी को 300 से ज्यादा टुकड़ों में काट दिया गया था। क्या प्यार में मिला धोखा किसी को इतना हैवान बना सकता है? ये कहानी केवल हत्या की नहीं है दोस्तों, ये है ईर्ष्या की उस आग की जिसने हमेशा के लिए 3 जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय सूरज। आज हम उस मामले को डिकोड करेंगे जिसने देश की न्यायिक प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए थे, नीरज ग्रोवर मर्डर केस। ये वो कहानी है जहां प्रेम त्रिकोण का अंत किसी फिल्मी क्लाइमैक्स से भी ज्यादा भयावह हुआ था। 6 मई 2008, मुंबई माया नगरी, जहां रातें भी सपनों की भागदौड़ से भरी होती हैं। मलाड के एक नए नवेले अपार्टमेंट में सब कुछ सामान्य लग रहा था। ये कहानी है 26 वर्षीय नीरज ग्रोवर की, जो कानपुर के एक छोटे से शहर से आया था, लेकिन उसकी आंखें टेलीविजन इंडस्ट्री की सबसे ऊंची उड़ान भरने का ख्वाब देख रही थीं। वो एक तेजी से उभरता हुआ टीवी प्रोड्यूसर था। उस रात वो अपने करियर के सपने नहीं, बल्कि अपनी दोस्त मारिया सुसायराज के एक छोटे से काम में मदद कर रहा था। मारिया ने हाल ही में ये नया अपार्टमेंट लिया था। नीरज सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि इंडस्ट्री में उसका सच्चा साथी था जो उसकी मदद के लिए वहां रुका हुआ था। नीरज को नहीं पता था कि ये रात उसके लिए उसकी जिंदगी की आखिरी रात साबित होने वाली थी। दूसरी ओर मारिया की जिंदगी भी सेट थी, या कम से कम दिख रही थी। उसकी मंगनी नेवी ऑफिसर एमएल जेरेमी मैथ्यूज से हो चुकी थी, एक प्रतिष्ठित नेवी ऑफिसर जिसका करियर, अनुशासन और भविष्य सब तय था। सब कुछ सामान्य था जब तक कि रात के सन्नाटे को चीरता हुआ एक फोन कॉल नहीं आया। फोन कोची से आया था। जेरेमी ने जब मारिया को कॉल किया तो उसकी सैन्य ट्रेनिंग वाली छठी इंद्री को असामान्य महसूस हुआ। उसे मारिया की बातों से ज्यादा बैकग्राउंड में आती एक मर्दानी आवाज सुनाई दी। आवाज नीरज ग्रोवर की थी। शक ने जेरेमी के शांत मन को तुरंत ईर्ष्या से भर दिया। उसने मारिया को सख्त हिदायत दी, नीरज को अभी वहां से जाने को कहो, वह रात में वहां नहीं रुक सकता। लेकिन शायद मारिया ने जेरेमी के गुस्से को, उसके मालिकाना हक को हल्के में लिया, या शायद वह नीरज को भेजना नहीं चाहती थी। मारिया ने जेरेमी की बात नहीं मानी और नीरज वहीं रुका रहा। ये थी एक छोटी सी गलती, एक बड़ा फैसला। ईर्ष्या की वे पहली चिंगारी अब जेरेमी के दिमाग में खतरनाक आग बनकर दहक रही थी। अगली सुबह की पहली किरण ज्वालामुखी बनकर नीरज ग्रोवर के सपनों को हमेशा के लिए राख बनाने वाली थी। जेरेमी कोची में था, लेकिन क्या वे इतनी आसानी से शांत हो जाएगा? क्या वे गुस्से में आग बबूला होकर मुंबई की ओर चल चुका था? और अगर हां, तो उस फ्लैट में अगली सुबह नीरज और मारिया का सामना जेरेमी से कैसे हुआ? इधर मुंबई में नीरज चैन की नींद सो रहा था, उधर कोची में नेवी ऑफिसर जेरेमी मैथ्यूज की आंखों में नींद नहीं, बल्कि आग थी। रात भर उसने यही सोचा कि मारिया ने उसकी बात क्यों नहीं मानी। क्या वे दोनों उसे धोखा दे रहे थे? और फिर 7 मई की सुबह करीब 7:30 बजे जेरेमी ने कोई कॉल नहीं किया, कोई चेतावनी नहीं दी। वह तूफान की तरह सीधा मलाड स्थित उस अपार्टमेंट के दरवाजे पर आ धमका। दरवाजे की घंटी बजी। मारिया ने डरते हुए दरवाजा खोला, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, जेरेमी अंदर घुस चुका था। जेरेमी की आंखें बेडरूम की ओर गईं और वहां
उस नए नवेले अपार्टमेंट में जो दृश्य उसने देखा, उसने उसकी ईर्ष्या को पागलपन में बदल दिया। नीरज ग्रोवर बेडरूम के बाथरूम से सिर्फ टॉवल लपेटे हुए बाहर आ रहा था। शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। बेडरूम में मौजूद हर चीज, हर चुप्पी, हर नजर चीख चीख कर वह सत्य बता रही थी जिसे जेरेमी रात भर नकारने की कोशिश कर रहा था। उसकी नेवी ऑफिसर वाली डिसिप्लिन, उसका सारा संयम एक पल में टूट कर बिखर गया। उसकी आंखों से गुस्सा, अपमान और धोखा छलक आया। और फिर वहां कोई बातचीत नहीं हुई, कोई सफाई नहीं दी गई। एक भयानक क्रूर लड़ाई शुरू हो गई। ये दो पुरुषों की लड़ाई थी, एक जिसने खुद को धोखा दिया हुआ महसूस किया और दूसरा जो शायद सिर्फ गलत समय पर गलत जगह मौजूद था। दीवारें हिल उठीं, सामान फर्श पर बिखर गया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा था। और फिर उस हाथापाई के बीच एक पल के गुस्से में, जिसे बाद में कोर्ट ने हीट ऑफ द मोमेंट कहा, जेरेमी की नजर किचन में रखी चाकू पर पड़ी। उसने बिना सोचे समझे जुनून में अंधा होकर वो चाकू उठाया और नीरज ग्रोवर पर घातक हमला कर दिया। मुंबई में टेलीविजन इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने आए उस युवा प्रोड्यूसर की जिंदगी उस बेडरूम के फर्श पर खून के गहरे लाल धब्बों के बीच हमेशा के लिए खत्म हो गई। नीरज मर चुका था, लेकिन क्या जेरेमी और मारिया इस जघन्य अपराध को छुपा पाएंगे? और उस लाश का क्या हुआ? क्या ये कहानी यहीं खत्म होने वाली थी? नहीं, असली हॉरर तो अब शुरू होने वाला था। नीरज ग्रोवर की सांसें तो बेडरूम के फर्श पर थम चुकी थीं, लेकिन इस कहानी का सबसे अंधेरा अध्याय अभी शुरू होना बाकी था। जेरेमी और मारिया अब हत्यारे बन चुके थे और उनके सामने था भारत के सबसे भयानक और सुनियोजित कवरअप को अंजाम देने का भयानक काम। डर और खुद को बचाने की घिनौनी इच्छा ने उनके अंदर की इंसानियत को मार डाला था। वो हत्या की जगह को सबूतों से मुक्त करना चाहते थे। अगले कुछ घंटों में उन्होंने ठंडे दिमाग से काम किया। सबसे पहले उन्होंने एक बाजार से वो सब खरीदा जिसकी उन्हें जरूरत थी। एक बड़ा चाकू, बड़े बड़े स्पोर्ट्स बैग, जितने बड़े उतना बेहतर, और अन्य सफाई का सामान। और फिर शुरू हुआ वो काम जिसे सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोनों ने मिलकर नीरज के शव को बाथरूम में ले जाकर अविश्वसनीय क्रूरता दिखाते हुए उसे टुकड़ों में काटना शुरू कर दिया। 26 साल के उस युवा के शरीर को 300 से भी ज्यादा छोटे टुकड़ों में बदल दिया गया। सोचिए, हर टुकड़ा उनके अपराध को मिटाने की हताश और निर्मम कोशिश थी। ये ना केवल हत्या थी, ये मानवीय गरिमा का अंतिम अपमान था। टुकड़े अब उन विशाल स्पोर्ट्स बैग्स में भर दिए गए थे। रात का अंधेरा उनके लिए वरदान बन गया। उन्होंने एक दोस्त की उधार ली गई सेंट्रो कार ली और बैग्स को उसमें लाद दिया। उनका लक्ष्य था मुंबई से दूर, बहुत दूर, जहां कोई उन्हें पहचान ना सके। वे मेनरवाड़ा के पास एक सुनसान जगह पर पहुंचे। वहां रात के सन्नाटे और घने जंगल के बीच उन्होंने टुकड़ों पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी, ताकि नीरज का हर निशान हमेशा के लिए राख बन जाए। मुंबई लौटकर वे एक बार फिर सामान्य बनने की कोशिश करने लगे। घर को पूरी तरह से धोया गया। खून के धब्बों वाले गद्दे, तकिए और पर्दे सब बदल दिए गए। उन्होंने तो खून के निशानों वाली दीवार पर पेंट भी करवा दिया, जैसे ये फ्लैट कभी किसी को जानता ही ना था। जेरेमी अपनी ड्यूटी कोची लौट गया और मारिया ने नीरज के दोस्तों के साथ मिलकर उसे खोजने का सबसे बड़ा, सबसे घिनौना झूठा नाटक शुरू कर दिया। वो सबके सामने रो रही थी, लेकिन उसके मन में एक भयानक राज छिपा था। दोस्तों, अब यहां एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि इस तरह से सबूत मिटाए जा सकते हैं? क्या आग की राख और दीवारों पर किया गया पेंट एक युवा के चीखते हुए सत्य को छुपा पाएगा? आपको क्या लगता है कि अब पुलिस की अगली चाल क्या होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन कहते हैं ना, सत्य को जलाया नहीं जा सकता। भले ही जेरेमी और मारिया ने अपने घिनौने अपराध को 300 टुकड़ों में बांटकर फेंक दिया था, लेकिन हर अपराध अपने पीछे एक सुराग छोड़ जाता है। नीरज के माता पिता की गुहार पर क्राइम ब्रांच ने समानांतर जांच शुरू की। पुलिस को मारिया की नीरज को खोजने की झूठी कहानी पर पहली नजर में ही शक हो गया। पुलिस ने नीरज के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले। मारिया ने दावा किया था कि नीरज का फोन अपार्टमेंट में ही छूट गया था, लेकिन 7 मई को
हत्या के कुछ घंटों बाद नीरज का फोन दहीसर इलाके में अचानक ब्लिप हुआ। ये एक छोटा सा सुराग था, लेकिन पुलिस के लिए यही वो धागा था जिसने पूरी कहानी को उलझा दिया था। ये साबित करता था कि कोई ना कोई उस फोन का इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस ने मारिया सुसायराज को हिरासत में लिया और सख्त पूछताछ शुरू की। एक नेवी ऑफिसर की मंगेतर होने का उसका आत्मविश्वास जल्द ही टूट गया। वो इस राज के बोझ को और नहीं उठा पाई। मारिया टूट गई और उसने पूरी भयानक कहानी का खुलासा कर दिया। जेरेमी का आना, लड़ाई, चाकू और फिर लाश को टुकड़ों में काटने का भयानक काम। मारिया और जेरेमी की निशानदेही पर पुलिस मैनरवाड़ा के उस सुनसान जंगल तक पहुंची। वहां उन्हें नीरज के जले हुए अवशेष बरामद हुए और उन्हीं अवशेषों के बीच मिला एक गजमुख का पेंडेंट, जिसे नीरज के पिता ने तुरंत पहचान लिया। अवशेषों का डीएनए परीक्षण हुआ और पुष्टि हो गई कि ये अवशेष नीरज ग्रोवर के ही थे। ये न केवल हत्या थी, बल्कि एक सुनियोजित सबूत नष्टीकरण का मामला था। लंबी जांच और सुनवाई के बाद 2011 में कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने माना कि यह हत्या भले ही क्रूर थी, लेकिन ये पूर्व नियोजित साजिश नहीं थी, बल्कि जेरेमी ने नीरज को देखकर गुस्से में आकर हमला किया था। एमएल जेरेमी मैथ्यूज को गैर इरादतन हत्या के लिए दोषी ठहराया गया और 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। मारिया सुसायराज को सबूत नष्ट करने के लिए दोषी ठहराया गया और 3 साल कैद की सजा सुनाई गई, जिसे वो पहले ही काट चुकी थीं, और उसे रिहा कर दिया गया। ये कहानी दिखाती है कि एक पल की ईर्ष्या, जुनून और एक छोटी सी गलती कैसे 3 जिंदगियों को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकती है, और कैसे एक जघन्य अपराध को भी न्यायिक प्रक्रिया के तहत देखा जाता है। दोस्तों, अपने रिश्तों में शक और ईर्ष्या को कभी भी हावी ना होने दें। किसी भी विवाद का अंत हिंसा नहीं हो सकता। एक पल का गुस्सा आपको जिंदगी भर की सजा दे सकता है। सो गाइज, इस पूरे केस पर आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है कि कोर्ट का ये फैसला सही था या नहीं? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।